हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो हम आज एसएससी फाउंडेशन 2025 का टारगेट है, एक कर्मा बैच है। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं। कौन सा महीना? जुलाई महीने से हम शुरू कर रहे हैं और इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से लेकर पढ़ाएंगे और एक एक चीज को समझाएंगे और बहुत अच्छा से समझ में आएगा। सिर्फ आप लोग बने रहिएगा और अपना प्यार दीजिएगा इस बैच को, ताकि मोटिवेट होके और मैं बेहतर करूं। तो देखिए, क्या है, एसएससी फाउंडेशन का मैथ का बैच है, कर्मा बैच। कर्मा बैच चलेगा जो आपको। तो देखिए, संख्या पद्धति सबसे पहले हम संख्या पद्धति से चलेंगे, शुरू से नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, ये हर एग्जाम में पूछे जाता है एसएससी में। जैसे मान लीजिए कि सीजीएल और सीएचएसएल में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही देता है, एक या दो क्वेश्चन पूछ देता है। और सीपीओ में भी दो या तीन क्वेश्चन पूछ देता है। और फिर क्या, एमटीएस क्या है? एमटीएस में क्वालिफाइंग है। एमटीएस में उतना जरूरी नहीं है, एक दो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एमटीएस है जो क्वालिफाइंग है, जो क्या बोलते हैं, रीजनिंग और मैथ और रीजनिंग है जो क्वालिफाइंग नेचर है। मैथ का 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इंग्लिश रीजनिंग का पूछता है। दोनों में से आप 12 क्वेश्चन से कर लीजिएगा तो आप क्वालिफाई हो जाइएगा। तो सिर्फ क्वालिफाई एमटीएस में है। और मेन हमको एमटीएस में किस पे फोकस करना है? जीके जीएस और इंग्लिश पर। जीके जीएस और इंग्लिश पर आप मैथ रीजनिंग में आपको जो भी सब्जेक्ट मजबूत है उसी को ध्यान दीजिए और जो कमजोर है उसे छोड़ दीजिए। अगर मैथ बढ़िया है तो मैथ पर ध्यान दे दीजिए और रीजनिंग पे छोड़ दीजिए, क्यों माता पीछे मेन ये दोनों सब्जेक्ट पर आप ध्यान दीजिएगा एमटीएस के लिए। बाकी सब सब्जेक्ट के लिए बाकी सब मान लीजिए सीएचएसएल सीजीएल इस सब के लिए सारी जरूरी है। इसके लिए आपको बारी बारी से पढ़ने पड़ेगा और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ने पड़ेगा सीजीएल सीएचएसएल के। तो देखिए, हम चलते हैं शुरू से। तो नंबर सिस्टम तो बता दें कि कौन से एग्जाम में कितने नंबर के एक दो या दो तीन क्वेश्चन पूछ ही देता है, ठीक। तब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, हम नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण लिख देती हूँ, संख्याओं का वर्गीकरण आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। संख्याओं का वर्गीकरण साथ में लिखते भी चलिए, साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और लिखिए। सो के पढ़िएगा तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा और नींद आएगी। तो देखिए, आज सावन का दूसरा सोमवारी भी है। आज हम सावन के दूसरे सोमवारी से बैच को स्टार्ट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि बैच बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक। तो देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण हम करेंगे। संख्याओं के वर्गीकरण देखिए, नंबर्स NUMBERS नंबर्स यानी कि संख्या। तो नंबर्स दो तरह के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। पहला रियल नंबर पहला रियल नंबर पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर दूसरा इमेजिनरी नंबर NUMBER नंबर। इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करेंगे और रियल नंबर को हम आर से डिनोट करेंगे। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या को रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। देखिए बच्चों, शुरू में आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़िएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैथ तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। तो ठीक है, ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जो जो नंबर लाइन पर दर्शाया जा सकता है। और इमेजिनरी नंबर किसे कहेंगे? जो जो नंबर लाइन पर नहीं दर्शाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि √3 √5 ये सब क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर 1 2 3 जितना ले लीजिए, 5 10, वो सब मेरा क्या है? वास्तविक संख्या। अब देखिए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर इसका सूत्र होता है A + IB।
ए प्लस आई बी, आई मतलब क्या होता है, आयोडेटा, आई मतलब आयोडेटा। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर -1 बराबर आई। आई का मान कितना होता है, रूट अंडर -1। आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर -1। आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर -1। और अगर आई स्क्वायर पूछ लेगा, आई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -1। रूट है तो उधर स्क्वायर चल जाएगा, तो आई स्क्वायर बराबर रूट अंडर -1। इसे भी आप कॉपी में नोट्स करके और इसे भी लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सम्मिश्र संख्या का फॉर्मूला होगा ए प्लस आई बी। ये ए यानी कि रियल नंबर, ए की जगह मान लीजिए कि 2 और प्लस आई, और आई या 3, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या तो जानेगा, अब हम परिमेय संख्या को लेकर चलेंगे। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या भी दो तरह के होता है, पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल। परिमेय संख्या भी दो तरह के होता है, पहला क्या होता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, और दूसरा होता है पहला इंटीजर यानी कि पूर्णांक और दूसरा डेसिमल, डेसिमल, दूसरा डेसिमल, दूसरा डेसिमल होता है। तो अब हम तो पहले सीखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या हम किसे कहते हैं। देखिए एक मैं चार्ट बनाकर रखी हुई, चाहे तो आप इसे उतार लीजिएगा। देखिए एक बार हम इस पर समझा देते हैं, चार्ट बनाई हुई है, क्योंकि साथ में इसी में लिखूंगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे बना बनाया है, आप देख लीजिए। तो देखिए नंबर्स, नंबर्स दो तरह के होते हैं, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को आर से डिनोट करेंगे और इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करेंगे। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या, जिसे सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए रूट अंडर -3, रूट अंडर -5, और वास्तविक संख्या में माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कोई भी संख्या हो जाएगा। ठीक है, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को मिला के हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी या 3 + 2i, संख्या में लिखेंगे ए और बी की जगह मान रख दे तो 3 + 2i। और देखिए आई का मान क्या होता है, रूट अंडर -1। आई का मान क्या होता है, रूट अंडर -1, और -1, आई स्क्वायर का मान -1। ठीक, इतना तक आ गया। अब देखिए अब वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या तो हम पढ़ लिए, अब परिमेय संख्या देखेंगे। तो परिमेय संख्या दो प्रकार के, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कुछ नहीं, खाली यही पढ़ना है कि अपरिमेय कौन होता है, तो उसे हम आगे बताएंगे। देखिए पहले देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। परिमेय संख्या दो तरह के, पहला इंटीजर और दूसरा डेसिमल। तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक संख्या भी तीन तरह के होगा, निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और जीरो यानी कि उदासीन होता है। तो देखिए बोला, देखिए अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर यहाँ तक पढ़ना, और पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक के दो तरह के होगा, पहला प्राकृतिक संख्या और दूसरा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर एन से डिनोट करेंगे, और पूर्ण संख्या होल नंबर यानी कि डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक, और फिर प्राकृतिक संख्या भी हमको चार तरह की हो जाएगा। फिर प्राकृतिक संख्या चार तरह की हो जाएगा, पहला प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और दूसरा संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, और तीसरा इवन नंबर यानी कि सम संख्या, और चौथा ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखिए। अब देखिए यहाँ पे था डेसिमल, एक इंटीजर था एक डेसिमल था। तो डेसिमल में भी दो तरह के पढ़ेंगे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग का दो तरह का होता है, दो प्रकार होता है, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। एक रेकरिंग होता है और एक नॉन रेकरिंग होता है। तो आज यही सब के बारे में हम पूरे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग पढ़िएगा, पढ़ाएंगे तो ये हम थोड़ा लिख लिए हैं, इसका हम चाहे तो इसका हम फोटो खींच के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, वहां से आप लोग इसका देख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पूरा दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और लेके इसे लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए अभी आपको शुरू में थोड़ा बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा धैर्य धैर्य रखकर आप पढ़िए, आपको एक एक चीज बारी से समझ में आएगी। तो देखिए यही हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए परमेय संख्या, तो सबसे पहले हम परमेय संख्या का, तो देखिए परमेय संख्या पहचानने के लिए तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है पी वाई, यहाँ नहीं अगले पेज पर आती हूँ। देखिए परमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या पहचानने के लिए तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पी वाई क्यू के रूप में होना चाहिए, पी अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में। और दूसरा है कि क्यू बराबर नॉट जीरो, क्यू के बराबर जीरो नहीं रहना चाहिए। और तीसरा है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, क्यू और पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो तीन स्टेप जौन जौन फॉलो कर रहा है वो मेरा परमेय संख्या है। तब हम एग्जाम्पल के लिए आ रहे हैं, तो देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम पूछ रहे हैं कि 2/7, तो 2/7 मेरा परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या था, हम ऐसा नहीं बताएंगे गुरुजी, पहले अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करिए, ठीक, 2/7, तो 2/7 यानी कि पी बटा क्यू के रूप में, ठीक, पहला स्टेप फॉलो हो गया, यानी कि अंश और हर के रूप में, ठीक। दूसरा क्यू बराबर नॉट जीरो, तो क्यू नीचे होता है तो क्यू की जगह जीरो ना, नहीं ना है, यहाँ पे तो 7 है, तो ठीक, दूसरा भी मेरा रूल फॉलो हो रहा है। और तीसरा है कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक है ना, 2 और 7 मेरा दोनों पूर्णांक है, पी और क्यू दोनों मेरा पूर्णांक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब हम दूसरा पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि पांच पांच बोल दिया, तो 5 बोल दिया, तो ये क्या है? परमेय संख्या या अपरमेय संख्या? तो आप तो पहले बोलेंगे कि हम तो ऐसे नहीं बताएंगे, पहले हम रूल देखेंगे। तो रूल आप देख रहे हैं, देखिए पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं, तो पी बाई क्यू के रूप में, देखिए पी तो है लेकिन क्यू नहीं है, तो अगर हम इसी को 5/1 लिख दिए हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है? 5/1 यानी कि 5, जो जो मतलब कि नया पुराना हो वो तो समझ जा रहे होंगे कि 5 के नीचे का, जो लेकिन नया है, नया को भी आता है, लेकिन जो जो मतलब कि जिसको नहीं पता है तो वो ऐसे ना कि 5 है, इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो ये अपर में हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, वो हमें दिखता नहीं है। तो 5/1, तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया, क्यू बराबर नॉट जीरो, क्यू की जगह जीरो भी नहीं, और पी और क्यू दोनों मेरा पूर्णांक है, तो ये भी मेरा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब मान लीजिए कि अब तीसरा देते हैं, रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर 49/64, तो रूट अंडर 49/64, तो आप क्या बोलेगा, ये पर में है कि अपर में? तो बोलेगा कि ये तो अपर में, रूट के अंदर जो जो संख्या होता है वो तो अपर में होता है, आपने तो बताया। लेकिन एक बात और हम सिखा रहे हैं कि जहां तक सोल्यूशन हो रहा है, जहां तक हल हो रहा है, हम उसे हल करेंगे। तो हल इसमें हो रहा है, तो देखिए रूट रूट 49 बराबर कितना होता है? 7, और रूट 64 का मान क्या होता है? 8, यानी कि 7/8, जितना हल हो रहा है हम उसे हल करेंगे, तो हल करेंगे यानी कि 7/8 आ गया, तो ये पी बाई क्यू के रूप में आ गया, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, और क्यू बराबर जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी है, तो ये मेरा परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और हम इसी तरह से मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, 1.8,
तो 1.8, तो ये तो बोल दिए कि दशमलव में है, तो ये तो नहीं हुआ। तो हम ये भी बात बोले कि जहां तक मेरा हल हो रहा है उसे हम हल करेंगे। तो 18 और दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10, यानी कि कितना 9/5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में है, और क्यू बराबर नॉट जीरो, और पी और क्यू दोनों मेरा पूर्णांक है। तो क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये क्या होगा, मेरा परिमेय संख्या। और इसी तरह से मान लीजिए कि रूट रूट 25/√26, √25/√26। तो √25 का तो मान मेरा 5 होता है, लेकिन √26 का पूरा पूरा मान आता है नहीं ना, इसका पॉइंट में आता है √25/26, यानी कि मेरा ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया, ये मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए √25 का तो मान 5 होता है, लेकिन √26 का मुझे एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो यानी कि √26, तो रूट में जो भी संख्या होता है वो अपरिमेय होता है, पूरा पूरा इसका मान नहीं निकल रहा है। इसका देखिए निकल जा रहा था तो हो रहा है। रूट के अंदर जितने भी संख्या तो अपरिमेय संख्या होता है, अगर उसका हल नहीं हो रहा है तो। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि √27/√29, √27 का भी एग्जैक्ट मान नहीं होता और नहीं √29 का मान होता है। तो मेरा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गई। और हम एक और देते हैं, इसे आप बताइए जल्दी से। तो √3/√27, √3/√27। तो आप बोलेगा कि गुरु जी आप तो बोले कि रूट के अंदर जो मान होता है वो तो अपर में संख्या होता है, तो ये मेरा अपर में होता है। हम इससे पहले एक बात और बोले थे कि जब तक मेरा हल हो रहा है हम उसे हल करेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे दोनों रूट है, तो दोनों के एक ही रूट में ले लेते हैं। तो 3/27, तो 3 से 27 कटेंगे तो 3×9 = 27, यानी कि √1/9। एक का तो एक ही होता है, और 9 का 3 का स्क्वायर है, तो 1/3। तो ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में आ गया, पी बाई क्यू के रूप में। और क्यू बराबर नॉट जीरो भी है, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, तो मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो देखिए हम बोल रहे हैं कि जहां तक हल होता है पहले उसे हल कीजिए, और जब नहीं हल होता है तब आप पहचानिए। तो जहां तक मेरा हल हो रहा है हम उसे हल ही करेंगे। अब हम अगला एच पर आता है। तो देखिए √5, तो √5 1/1। तो ये मेरा क्या, तो रूट के अंदर जितनी भी संख्या तो वो तो अपर में संख्या तो इसे हम डायरेक्ट कह देंगे ये अपर में संख्या है, अपर में संख्या है, मेरा अपर में संख्या है। और अब देखिए पाई पाई और 22/7, पाई और 22/7। तब पाई पाई क्या होता है, पाई होता है अपर में संख्या। देखिए पहले पाई का निकटतम वैल्यू कितना होता है, निकटतम मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू, निकटतम मान कितना होता है, 3.14, 3.14। पाई का निकटतम मान 3.4, पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं होता, ये निकटतम होता है, अप्रोक्सीमेट होता है। तो 3.14। और देखिए पाई, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास। पाई का मान क्या होता है, पाई का फॉर्मूला परिधि बटा व्यास, परिधि बटा व्यास, यानी कि सर्कुम्फरेंस बटा डायमीटर। तो पाई बराबर क्या होता है, परिधि बटा व्यास। जब हम वृत्त की परिधि में व्यास से भागा देते हैं तो उसे हम, उसका जो मान होता है वो पाई के मान के बराबर होता है, निकटतम मान के बराबर होता है। तो देखिए ये मेरा वृत्त पार के बता दे रही हूँ, ये मेरा वृत्त है, जो एक छोर से दूसरे छोर तक रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर, यानी कि ये मेरा क्या है, व्यास है, ये मेरा क्या है, व्यास है, डायमीटर यानी कि मेरा व्यास है। और जो चारों पट्टी का जो है एक है मेरा परिधि, परिधि। तो जब हम किसी वृत्त के परिधि में व्यास से भाग देंगे तो मेरा पाई के अप्रोक्सीमेट मान के बराबर, लगभग बराबर आता है। तो ठीक है, तो पाई क्या होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, पाई पाई अपरिमेय संख्या होता है,
पाई अपरिमेय संख्या होता है। और जो पाई का मान 22/7 होता है, पाई बराबर 22/7 होता है, ये मेरा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है ये क्योंकि ये p/q के रूप में है और q बराबर नहीं 0 है। q की जगह q का मान 0 नहीं है और p और q 22 और 7 दोनों मेरा इंटीजर है। दोनों मेरा क्या है? इंटीजर है। p और q का दोनों मान मेरा इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। दोनों का मान मेरा पूर्णांक है, तो यानी कि मेरा 22/7 है जो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। 22/7 मेरा परिमेय संख्या है। अब एक और सवाल उठता है कि जीरो क्या है? जीरो क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो देखिए जीरो, तो 0/1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है यानी कि शून्य। 0/1 यानी शून्य, जीरो यानी कि शून्य या जीरो। तो जीरो क्या है? जीरो मेरा तो देखिए p/q के रूप में है, p और q के रूप में है, और q के जगह नॉट जीरो, q की जगह जीरो नहीं है, और p और q मेरा दोनों इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है और एक भी इंटीजर है। जीरो भी इंटीजर है और एक भी इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। इंटीजर यानी पूर्णांक है। तो मेरा p जो जीरो है क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। जीरो मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए? यहाँ तक आप लोगों की समझ में एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आए? अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। जब आप जो थ्योरी है उसे पढ़ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप थ्योरी एक बार पढ़ लीजिएगा तब देखिए अब आते हैं पूर्णांक संख्या। तो देखिए पहले हम पूर्णांक संख्या एक बार देख लेते हैं फिर से। इसको हम लिखवाए नहीं थे, फिर से लिखवा रहे हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक जो जितने भी मान आएंगे वो मेरा सारा के सारा पूर्णांक हो जाएगा। माइनस इंफिनिटिव से लेकर प्लस इंफिनिटिव तक जितने शब्द आएंगे वो मेरा क्या होगा? पूर्णांक होगा। जितने भी नंबर्स आएंगे, शब्द नहीं सॉरी। तो देखिए इंटीजर दो तरह के होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। एक पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है? +1 से लेकर +1 +2 +3 से लेकर डॉट डॉट प्लस इंफिनाइट तक होता है। और निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक मेरा होता है माइनस इंफिनिटिव से लेकर -7 -6 -5 -4 -3 -2 और -1। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक +1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और माइनस निगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक होता है। तो देखिए जो निगेटिव में होता है, निगेटिव में जिसका मान ज्यादा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो इसीलिए हम छोटा से लेकर 12 तक गए हैं। तो मान लीजिए देखिए एक क्वेश्चन पूछते हैं -30 12 है कि -6 12 है। सॉरी -30 और -5 में कौन 12 है? -30 और -5 में कौन 12 है? तो इसमें जिसका मान देखिए निगेटिव में जिसका मान कम होता है वो 12 होता है, जिसका मान कम होता है वो 12 होता है, जिसका मान जितना ज्यादा रहेगा निगेटिव में वो उतना ही छोटा होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? फिर से बता रहे, निगेटिव में जितना ज्यादा मान होगा वो उतना छोटा होगा, और निगेटिव में जितना मान कम होगा उतना ही छोटा होगा। मान लीजिए कि -1 और -5, तो इसमें 12 कौन है? तो 12 इसमें हो गया -1, -1 12 हो गया, और ये -5 हो गया जो छोटा हो गया। ठीक,
तो पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब एक और सवाल आता है कि जीरो जीरो क्या है, तो जीरो इज एन इंटीजर। जीरो क्या है, पूर्णांक है। जीरो इज एन इंटीजर, एन इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक है। जीरो मेरा क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या आप समझ में आ गया। अब हम पूर्ण संख्या पर आएंगे। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो होल नंबर्स किसे कहेंगे, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। जो सभी पूर्ण संख्या होता है वो प्राकृत संख्या नहीं होते। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी जो पूर्ण संख्या होता है प्राकृत संख्या नहीं होती है, संख्या नहीं होती है। और जो सभी प्राकृत संख्या है ना, जो सभी प्राकृत संख्या, ये दोनों आप दोनों स्टार को आप लिख लीजिएगा। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या में कौन सा होता है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, डॉट 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 क्या होता है, प्लस इंफिनिटी तक। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, डॉट डॉट प्लस इंफिनिटी तक होता है। तो हम आशा करते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे डेसिमल, डेसिमल पर चलेंगे। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और पूर्ण संख्या जीरो से, पूर्ण संख्या जीरो से होती है। अब हम चलेंगे, पूर्ण संख्या भी हो गया। अब हम दशमलव पर चलेंगे। दशमलव, दशमलव, दशमलव यानी कि डेसिमल, दशमलव यानी कि डेसिमल, दशमलव यानी कि डेसिमल। तो दशमलव भी दो तरह के होता है, एक शांत दशमलव होता है और एक अशांत दशमलव होता है। दशमलव भी दो तरह के होता है, एक शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक अशांत दशमलव, और एक अशांत दशमलव होता है, और एक अशांत दशमलव होता है। जो शांत दशमलव होता है वो क्या होता है, मेरा परमेय संख्या। शांत दशमलव होता है जो परमेय संख्या, और अशांत दशमलव भी दो तरह के होता है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। एक आवृत्ति होता है और एक अनावृत्ति होता है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। पहले शांत और अशांत हम पहले चेक कर लेंगे। तो देखिए, शांत दशमलव, मान लीजिए कि एक, एक बटा दो, तो एक बटा दो को हम करेंगे तो 0.5 आएगा। तो 0.5 यानी कि मेरा शांत हो गया, यहीं तक शांत हो गया। अब इससे आगे नहीं ना बढ़ेगा। तो शांत दशमलव यानी कि क्या हो गया, परमेय संख्या, परमेय संख्या, परिमेय। और इसी तरह से मान लीजिए कि पूछ लें 1/3, तो 1/3 का आप अति कीजिएगा तो आपको आएगा 0.333, डॉट 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 बढ़ते जाएगा, जब तक करते जाएगी जब तक कि अंत होगा ही नहीं। तो हम इसी को लिख सकते हैं 0.3 और 3 के ऊपर बार, जो बार बार आता है उसे उसके ऊपर बार लगा। 3 यानी कि अनंत है, इसका कोई लिमिट नहीं कि कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा अशांत दशमलव, शांत हो रहा है नहीं, और ये 5 भी जाके शांत हो गया। तो ये शांत दशमलव और ये अशांत दशमलव, ये क्या है, मेरा अशांत दशमलव। शांत और अशांत पहले पहचानने के लिए कोशिश कीजिए, इसमें मेरा शांत और ये अशांत। और इसी तरह से मान लीजिए कि 1/4 पूछ रहे, 1/4 के करेंगे तो 0.25, तो ये भी मेरा शांत हो जा रहा है, यानी कि मेरा शांत दशमलव है। और इसी तरह से 1/5 यानी कि 0.2, ये भी मेरा शांत हो जा रहा है। और 4/10, मान लीजिए कि 4/10 यानी कि 0.4, ये भी मेरा शांत हो जा रहा है।
तो ये मेरा शांत दशमलव, ये भी शांत और ये भी शांत और ये भी शांत, सिर्फ ये है जो अशांत है, यानी कि शांत नहीं है, अशांत है यानी कि शांत दशमलव नहीं है। तो शांत और अशांत तो आप पहचान लीजिएगा, आशा करती हूँ कि आप लोग पहचान लीजिएगा। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे इसी जगह सिखा देती हूँ, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग, एक रेकरिंग और एक नॉन रेकरिंग। रेकरिंग यानी कि आवृत्ति, आवृत आवृत दशमलव, आवृत दशमलव यानी कि क्या होता है रेकरिंग, रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। तो एक आवृत्ति दशमलव यानी कि आवृत्ति दशमलव यानी कि रेकरिंग डेसिमल, और एक अनावृत्ति होगा, अनावृत्ति, यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले। अच्छा, पहले आवृत्ति को समझा देती हूँ। आवृत्ति दशमलव क्या होगा, मान लीजिए कि 0.31313131, बार बार मेरा क्या हो रहा है 31 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, बार बार मेरा एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इसके जगह लिख सकते हैं, इसके जगह लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार यानी कि रेकरिंग। ये मेरा क्या हो रहा है, 3 1 3 कभी शांत ही नहीं, ये मेरा अशांत अशांत दशमलव है, ये मेरा अशांत दशमलव के, लेकिन कैसा है ये एक ही शब्द यानी कि 3 1 3 1 31 मेरा बार बार यानी कि आवृत्ति दशमलव होता है, 0.31 के ऊपर हम बार लिखेंगे। तो जो आवृत्ति दशमलव होता है ये मेरा परिमेय संख्या होगा, ये मेरा परिमेय संख्या होगा। ये इसके बटा में 9 आएगा, इसको हम आगे भी समझाएंगे, ठीक ना। तो ये मेरा क्या हो गया परिमेय संख्या। तो आपको रेकरिंग समझ में आ गया, और एक होता है नॉन रेकरिंग यानी कि अनावृत्ति दशमलव, एक मेरा होता है अनावृत्ति दशमलव, अनावृत दशमलव, अनावृत दशमलव यानी कि नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल। नॉन रेकरिंग डेसिमल में देखिए इसमें कोई लिमिट नहीं है, 3 6 7 5 4 3 2, कोई संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसमें कोई संख्या ही नहीं जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार बदल के आ रहा है, बार बार इसमें बदल कर, कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो मेरा रिपीट हो रहा था। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया अपरिमेय संख्या। अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अनावृत्ति दशमलव ये मेरा अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, एक रेकरिंग होता है और एक नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग में मेरा शांत हो जाता है, शांत नहीं होता है, ये चलता ही रहता है, लेकिन एक ही संख्या बार बार मेरा रिपीट होते जाता है, एक ही संख्या बार बार, ये 2 अंक है ना, 3 4 अंक का भी रहता है, जो मान लीजिए कि 0.4321 4321 4321 ऐसा भी होता है। हम इसको भी लिख सकते हैं 0.4321 के ऊपर रेकरिंग, 0.4321 के ऊपर रेकरिंग, 4 अंक 3 अंक का भी मेरा रेकरिंग होते जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा, आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। फिर अभी जो थ्योरी पढ़ने में थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता ही है, लेकिन आप एक बार शिद्दत से बहुत मेहनत से आप थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, ध्यान से थ्योरी को पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्वेश्चंस को हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी, कुछ नहीं समस्या आएगी, सिर्फ आप एक बार थ्योरी के अच्छे से शिद्दत से पढ़ लीजिए। तो और देखिए 30-32 मिनट का शायद क्लास हो चुका है, तो आप लोगों को बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा मैं पढ़ा रही हूँ, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रही हूँ। तब देखेंगे सम संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। थोड़ा इंग्लिश भी आप देखते चलिएगा, क्योंकि दोनों चीज का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर,
तो इवन नंबर को हम क्या कहते हैं कि जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिवाइड यानी कि विभाज्य हो जाए, जो 2 से विभाज्य होती है यानी कि डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं सम संख्या। जो 2 से डिवाइड होती है उसे क्या कहते हैं सम संख्या। और सम संख्या का रूल क्या है, जिन संख्या का इकाई अंक, जिन संख्या का इकाई अंक, जिन संख्या का इकाई अंक, जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो क्या कहलाता है सम संख्या कहलाएगा। जिस जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो मेरा क्या होगा सम संख्या होगा। तो अगर पूछेगा कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है 2। तो देखिए 0 0 नहीं है क्योंकि छोटी सम संख्या के इसके पीछे क्या धनात्मक छुपा हुआ रहता है, धनात्मक। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा 2, ये धनात्मक। तो देखिए सम संख्या तो मेरा ये भी हो सकता है 0, 2, 4, तो इससे भी पीछे तो होता है -2, -4, -6 क्योंकि सम संख्या 2 का डिफरेंट होता है। तो हम सबसे छोटी तो माइनस में भी चल जाएगा, तो देखिए धनात्मक में होता है तो धनात्मक में क्या होगा 2। और अगर आप लोग के एग्जाम में रेयर केस में ऐसा तो पूछता नहीं है, अगर पूछ दिया कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन है 0, 2, 4, 6 दे दिया तो उसमें हम मारेंगे 0 को क्योंकि 0 ऑप्शन में दिया हो। और अगर 0 नहीं दिया हो रहेगा तो मैं 2 को मारेंगे। और अगर धनात्मक अथी कर दिया कंफर्म कर दिया तो 2 ही को मारेंगे। और सिर्फ सबसे छोटी सम संख्या पूछा तो मेरा 0 होगा। ठीक, ये पूछता नहीं है लेकिन रेयर केस में ऐसा पूछ दिया तो देखिए सबसे छोटी छोटी सम संख्या 2 होता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम सम संख्या को पहचानेंगे कैसे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सम संख्या को पहचानेंगे कैसे। और देखिए हम लिखते हैं अंक को, आप पहचानिए मेरा क्या है। तो हम क्या बताए थे कि जिन संख्या का इकाई अंक, इकाई है इकाई अंक 2, 4, 6, 8 हो वो मेरा सम संख्या होगा। ये मेरा क्या होता है, ये भी मेरा सम संख्या है। और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सम संख्या नहीं हो गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा विषम संख्या हो गया। मेरा सम संख्या नहीं है विषम, क्योंकि इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो आप सम संख्या पहचान लेंगे। अब हम विषम संख्या पे आते हैं और आशा करते हैं कि अब आप सम संख्या को पहचान लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक था सम विषम, ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में को रिवाइज कर लेना जरूरी था। अब हम आएंगे विषम संख्या पर। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी कि जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो यानी कि डिवाइड ना हो, जो 2 से विभाज्य ना हो। और सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, सबसे छोटी विषम संख्या है। तो आप सम विषम तो पहचान लीजिएगा। विषम में मान लीजिए कि जो 2 से विभाज्य ना हो, यानी कि जिसके इकाई स्थान पर 2 ना हो, ये भी हो सकता है। तो 3, 2, 5, तो ये मेरा क्या हो गया, ये 2 से विभाज्य होगा। मेन पहले ही है तो देख लीजिए, जो 0, 2, 4, 6, 8 ना हो वो मेरा विषम संख्या हो जाएगा। तो ये मेरा 2, 4, 6, 8 नहीं है, यानी कि मेरा विषम संख्या है। इसी तरह से आप इसे पहचान लीजिए। ठीक, अब हम आते हैं अभाज्य संख्या। मेन ये सब है, वो सब तो आप लोग सब बहुत पहले से ही जानता है, लेकिन एक बार पढ़ लेना भी जरूरी होता है सिलेबस में। जो चीज को हम बार बार पढ़ते हैं मेरा दिमाग में बहुत अच्छी तरह से छप जाती है, तब छोड़िए मत, पढ़ लीजिए। ठीक, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि वे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या का सूत्र होगा,
सूत्र सॉरी परिभाषा कि वे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड होता है या हो, वे संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। दो एक होता है और एक स्वयं होता है, एक और एक स्वयं होता है, एक और स्वयं होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि दो संख्या किससे किससे विभाजित होगा, एक से होगा और एक 2 से होगा, एक से और एक 2 यानी कि स्वयं से। ये मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से मान लीजिए कि 3, तो 3 किससे कटेगा, 1 और 3 से, ये भी मेरा अभाज्य संख्या होगा। और आप पहचान लीजिएगा 3, 5, 7 ये सब मेरा अभाज्य संख्या, जिसमें केवल और केवल 2 ही गुणनखंड है, ठीक, 1 और 7। और अगर आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है, सम संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो देखिए 2, 3, 5, 7, देखिए 2 से ही स्टार्ट हो रहा है ना, और 11, 13, 17 डॉट 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 अनंत तक। तो देखिए इतना तक समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे कि सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, पहले लिख लेते हैं, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिख लेंगे इसको, और इसी तरह से पूछ लेगा सबसे बड़ी 2 अंकों की, सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, और इसी तरह से पूछ लेगा सबसे छोटी 3 अंकों की, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगा, और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ऐसे कर दे रही हूँ, आप समझ ले रहे हैं। और सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या, और सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या। तो देखिए सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होता है, 11। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11, और सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या मेरा 97 होता है। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 103, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, यहाँ पे अभाज्य ऐसे लिख लीजिएगा, जल्दी जल्दी चलते टाइम के चलते लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा टाइम होगा तो देखिए सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 997, सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 4 अंकों की 1009 होता है, और सबसे बड़ी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 9973, 9973, और 9973। और एक और स्टेप है, देखिए अगर पूछ देगा कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, अब क्लास लास्ट ही होगा, 1 से 100 तक अभाज्य
अभाज्य संख्या कितना होता है। और इसी तरह से पूछ देगा 1 से 200 तक अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 और 1 से 200 तक 2000 लिखा गया 200 यानी कि 46। अगर पूछ देगा 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, तो ये मेरा 168 आ जाएगा, अभाज्य संख्या 168। और देखिए एक थोड़ा ट्रिक बता देती हूँ। तो देखिए 1 से 10 तक कौन कौन होता है, 2, 3, 5 और 7। और 10 से 20 तक तो 11, 13 और 17 और 19 होता है। और फिर 20 से 30 तक तो मात्र 23 और 29 होगा, 2 ही होगा। और 30 से 40 तक तो 31 और 37, 31 और 37, 31 और 37। और 40 से 50 तक तो 41, 43 और 47। और 50 से 60 तक 53 और 59। और इसी तरह से मान लीजिए कि 60 से 70 तक 61 और 63। और 70 से 80 तक 71, 73 और 79। और 80 से 90 तक 83 और 89। और 90 से 100 तक 97। तो देखिए 1 से 10 तक, यहाँ पे लिख लीजिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक कितना है 4। और 10 से 20 तक 4। और 20 से 30 तक 2। और 30 से 40 तक 2। और 40 से 50 तक 3। और 50 से 60 तक 2। और इसी तरह से उधर इसको लिख लेते हैं 60 से 70 तक, इसमें लिख लेंगे 60 से 70 तक 2। और 70 से 80 तक 3। और 80 से 90 तक 2। और 90 से 100 तक 1। 90 से 100 तक 1। तो देखिए इसका जो अर्थी होता है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 44, 22, 32, 23 और 21। 44, 22, 32 और 23 और 21, 23 और 21। तब पूछेगा 1 से 10 तक तो 4, 10 से 20 तक 4, 20 1 से 10 तक 4, 10 से 20 4 और 20 से 30 2 और 30 से 40 2 और 40 से 50 3, 50 से 60 2, 60 से 70 2 और 70 से 80 3 और 80 से 90 4 और 2 और 90 से 100 1। तो आप लोग इसे माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं खत्म करती हूँ और अगले क्लास में जुड़वा संख्या और सहभाज्य संख्या सब पढ़ाऊंगी। तो आज तक यहीं तक और मिलते हैं कल के क्लास में। तो आप लोग इसे एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जो पढ़ाई हूँ, और बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और कल के क्लास में और थोड़ा सा थोड़ी बच गया उसे कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।